सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, स्टडी व्लॉग्स। ये बहुत ही ज़्यादा मेरी तरफ से बिग नो वाली चीज़ है। इंस्टा फ़ोन में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं क्रोम में खोल के बैठे और कह रहे मेरे फ़ोन में इंस्टा नहीं है। फेसबुक तो वैसे भी आजकल कोई नहीं यूज़ करता, फिर भी नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट मत रहिए। आप जितने कम लोगों से कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हमेशा पढ़ते टाइम ध्यान रहे कि आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई और पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है, फिर बाद में ये नहीं कहना सीट किसी और को चली गई। अपना टारगेट लिखना बहुत ज़रूरी है, आप दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक दिन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। चारों सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, अदरवाइज़ ऐसा फील होने लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरे में नहीं जा पा रहे हैं। मन में रहता है डर कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उसको कैसे ओवरकम करते थे आप? हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज हमारे साथ रचना जी हैं। एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे अभी ये कार्यरत है। आज इनकी जर्नी आप सभी लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, जानेंगे इनका कैसा सफर रहा, क्या इनकी तैयारी की रणनीति थी। और खासकर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गर्ल्स इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लड़की किस तरीके से स्ट्रगल करती है अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है और फिर पढ़ने के क्षेत्र में, क्योंकि लड़कियों लड़कों का डिफरेंट स्ट्रगल रहता है। तो आज हम बेसिकली इनके उस स्ट्रगल को भी जानेंगे कि कैसे एक लड़की ने जद्दोजहद करके इतने बड़े पोस्ट को हासिल किया, क्या रहा सफर, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रचना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक बार आप अपने मुंह जुबानी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रचना चौधरी है। मैं सीजीएल 2024 से अभी एएसओ सीएसएस के पद पर चयनित हुई हूँ। तो अभी मैं एएसओ हूँ और मैं मेरी जो स्कूलिंग रही है वो लोकल से ही रही है, हिंदी मीडियम स्कूल से 12th तक। उसके बाद मैंने बीटेक किया है ग्रेजुएशन में और अभी मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया है, तो मैं अभी एएसओ हूँ सीएसएस में। ओके रचना जी, अगर आप फैमिली के बारे में थोड़ा बता पाओ, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कौन कौन है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो सर मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद में एक गांव है सदरपुर, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा एग्रीकल्चर करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरी सिस्टर हैं बड़ी और मेरा भाई है और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो अभी तो आप 2024 से सिलेक्टेड हो, राइट? जी सर। तो इससे पहले आपने और भी एग्जाम दिए होंगे एसएससी के या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के? सर नहीं, इससे पहले मैंने सिर्फ एक बार 2018 में ही एक रेलवे का फॉर्म फिल किया था और वो भी ऐसे ही सीरियस नहीं होके दिया था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की इस बीच में और 2022 का एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने सिलेबस किया है और उसके बाद अब मैंने 24 का निकाला है। ओके, मतलब 2022 वाला दिया था फिर 24 वाला दिया आपने? 3 अटेम्प्ट हो गए ना? 22 वाला दिया था, 23 वाला दिया और 24 वाला दिया। जी सर। ओके, तो शुरुआत जैसे आपकी तैयारी कैसे हुई? शुरुआत जैसे आप बीटेक कर रहे थे, उसके बाद जब आपको कब लगा कि मुझे अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और कैसा रहा वो शुरुआती सफर? ओके, जब मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी उसके बाद प्राइवेट में जाने का मेरा कोई ऐसे माइंडसेट नहीं था। तो मुझे जैसे सबको होता है कि यूपीएससी करना है, उस टाइम वही माइंडसेट था। और उसके बाद मैंने शुरू किया पहले घर से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बट उसके बाद मुझे लगा कि वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो मैंने प्रॉपर पहले एनसीईआरटी वगैरह पढ़े थे कुछ मंथ्स, उसके बाद कुछ फैमिली सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने अदर चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया कि मैं किसी को ट्यूशन दे सकती हूँ या फिर ऐसे कंटेंट का काम कर सकती हूँ। उसके बाद वो कंटिन्यूशन में रहा चीज़ें और फिर कोरोना का टाइम पीरियड आ गया, तो उसके बाद थोड़ा सा माइंडसेट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया कि सब लोग कर रहे हैं लाइफ में और तुम नहीं कर पा रहे हो कुछ। तो उस बीच थोड़ा गैप आया, लेकिन 2022 में जब एसएससी का नोटिफिकेशन निकला और देखा इतनी वैकेंसी आई हैं और सब लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस बार मैंने फॉर्म फिल किया और प्री ऐसे ही दिया तो हो गया था। लेकिन मैंने उस टाइम सिलेबस करना शुरू किया था जनवरी 2023 से, तो उसके 2022 वाले मेंस तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, बट 2023 वाले मेंस तक मेरा सिलेबस हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया कुछ मार्क्स से, बट उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा तो 2024 वाला मेरा अभी क्लियर हो गया है। ओके, कैसे रही तैयारी आपकी? आपने कोचिंग ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लिया, कैसे गाइडेंस रही शुरुआत आपकी? सर मैंने
ऐसे कोर्स परचेज नहीं किया है किसी का, बट जब मैंने सिलेबस करना शुरू किया था तो जैसे यूट्यूब पे ऐसे डाला एसएससी सिलेबस, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे शो होते हैं कि लाइक मैथ्स का तुम पर्टिकुलर डाल रहे हो तो मैथ्स का, तो मैंने पहले एक एक टीचर्स का डेमो वीडियो में देखा है कि मुझे किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है। फिर ऐसे कि अच्छा मुझे इन टीचर का समझ में आ रहा है, तो मैंने उनके यूट्यूब पे इतना कंटेंट है और फ्री ही अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज ऐसे, तो मैंने यूट्यूब से ही सब कवर किया था कि पहले मैथ्स का किया है यूट्यूब से ही और टॉपिक वाइज प्रॉपर ऐसे वीडियोस के थ्रू। उसके बाद मैंने इंग्लिश में देखा कि अच्छा इंग्लिश में भी टीचर्स का है बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल, तो वहां से मैंने इंग्लिश का भी ऐसे ही कवर किया है। उसके बाद सभी पढ़ते हैं वो वॉल्यूम 1 बुक, वो भी पढ़ी है, और वो कैब के लिए ब्लैक बुक भी पढ़ी है। ऐसे बुक्स भी खुद से ही की है मैंने ऐसे यूट्यूब पे देख देख के। और उसके बाद ऐसे रीजनिंग में, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा चीजें होती नहीं है ऐसे करने के लिए, बट अभी क्योंकि हो चुका है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, तो इसलिए एक बार सिलेबस पूरा कवर करना जरूरी होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर ऐसे रीजनिंग का किसी टीचर का देखा और प्रॉपर नोट्स बनाया है, रीजनिंग का भी किया है। ऐसे ही जीएस में, क्योंकि मैंने पहले एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई थी, बट उसके बाद मैंने ल्यूसेंट और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं। और उसके बाद ऐसे कोई टॉपिक मुझे पर्टिकुलर पढ़ना है तो मैंने वो यूट्यूब पे डाला है, उससे रिलेटेड जो मुझे लगे, बेशक व्यूज नहीं है उस वीडियो पे, तो मैंने उस वीडियो से भी किया है कि जिस वीडियो पे व्यूज नहीं है उनसे भी जाके अगर मुझे वो टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैंने वो पढ़ के नोट डाउन किया है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैंने चीज की वो क्विज लगाना, प्रीवियस ईयर के सारे क्विज, सारे मॉक, उसके बाद और फिर नई क्विज लगाना। तो क्विज से जितनी चीजें कवर हुई हैं प्रीवियस ईयर से, वो सिलेबस में सब अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत नॉर्मल चीज नहीं है कि लाइक ये वाली चीज मुझे नहीं याद रहेगी, तो मैंने वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्विज के नोट्स बनाए हैं ऐसे, फिर बार बार उन्हें रिवाइज करना। तो ओवर द टाइम मेरा पूरा सिलेबस भी कवर हो गया और ऐसे मॉक के थ्रू प्रीवियस ईयर भी पूरा कवर हो गया। ओके आप हिंदी मीडियम से थे, आपकी स्कूलिंग जी, हिंदी जी मीडियम सर। से हुई, फिर आपने बीटेक करा, तो कॉलेज का थोड़ा बताओगे कैसा रहा, क्योंकि हिंदी मीडियम से बीटेक करना थोड़ा तो स्ट्रगल रहा ही होगा आपका। यस सर, स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तो मुझे बहुत ज्यादा ही इशू हुआ कि सब लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं ये बोलना आ रहा है, कुछ भी ये समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि टीचर्स बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। AKGC गाजियाबाद से मैंने अपनी बीटेक की थी, तो मुझे वहाँ पे ऐसे फील हुआ कि नहीं शायद मुझे ही चीजें नहीं आती हैं, सबको आती हैं, तो घर आके रोना भी आता था कि मुझे नहीं आ रहा है और मैं आगे कैसे करूंगी। बट मैंने वो कंटिन्यू रखा, मैंने कभी भी कुछ चीजें स्किप नहीं की, ना ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और ना ही कॉलेज में। एक थोड़ा उस एम्बिशियस वे में कोई होता है तो मेरा हमेशा वैसा ही रहा है, तो ऐसे पढ़ पढ़ के मुझे ओवर द टाइम वो चीजें आ गई और मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया था एक कॉलेज में भी। जिद्दीपन बना ही रहा कि नहीं करना है मुझे, कैसे। जी सर, वो होता है और मुझे लगता है वो सब में होना चाहिए। ओके जब आप सीरियस होके तैयारी कर रहे थे सीजीएल का, तो कैसा आपका रूटीन था पूरा, जैसे आप घर में रह के तैयारी कर रहे थे या फिर लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखा था, पूरा रूटीन के बारे में थोड़ा बताओ। सर जब मैंने सिलेबस करना शुरू ही किया था तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने घर से ही की है, कहीं भी लाइब्रेरी जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत शांत था। तो वहाँ पे कोई भी तुम रूम में बैठ के पढ़ रहे हो कुछ भी, तो वैसा डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो जब मैंने सिलेबस कवर करना शुरू किया था, मेरा वही टाइम था कि अपना 7 o'clock से सुबह उठ के पढ़ रहे हैं। बट सिलेबस करते टाइम ऐसा था कि हाँ बीच में उठ जा रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर ले रहे हैं ऐसे। बट जब क्योंकि 2023 जनवरी से मैंने सिलेबस करना शुरू किया था, तो वो जुलाई वगैरह या जुलाई अगस्त तक जब मेरा सिलेबस हो गया, उसके बाद भी बैठ के पूरा दिन पढ़ना ही है, एक मॉक दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें पूरा 10 बजे तक, अपना 11 बजे तक पूरा रूटीन पढ़ने का था। बट जो एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, जो मैंने 2024 वाले अटेम्प्ट में अपने देखे हैं, कि अपना सुबह उठे 5 बजे, अपना पूरा लिखा डे का 5 बजे इतने टारगेट्स करने हैं और उन्हें करना शुरू किया 5 बजे से पहले कि क्विज करने हैं मुझे सुबह 7 बजे तक। उसके बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे से मॉक करना है, फिर मॉक के बाद मुझे अपना कंटिन्यू करना है सब्जेक्ट्स में।
तो अपना पूरा दिन ऐसे फॉलो करते करते वो 11 बजे तक का शेड्यूल था। इस बीच में कहीं नहीं जाना है, किसी की पार्टी में नहीं जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शंस में नहीं जाना है। तो वो मेरा पूरा ऐसे पर्सनल टाइम था और सुबह 5 से रात के 11 बजे तक वो एकदम फिक्स्ड शेड्यूल था। तो 8-9 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती थी लगभग? नहीं, ये तो ज्यादा ही जाते हैं सर, सुबह 5 से रात के 11 बजे तक। और 12-12 घंटे आप पढ़ाई? 12 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई की है मैंने। लोग बोलते हैं ऐसे, अगर कोई बोल रहा है कि कम बोलता है कोई अपने आवर्स, तो सब बोलते हैं कि नहीं 4-5 आवर करके कोई कैसे कर सकता है, और कोई ज्यादा बोलता है तो लगता है कि नहीं इतने घंटे कौन पढ़ रहे हैं। बट मुझे लिटरली वो फेज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं हुआ तो ये टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की थी। मेरी ग्रेजुएशन 2018 में हो गई थी, उसके बाद मैंने लाइफ बहुत सारी चीजें की और उसके बाद मैंने इधर शिफ्ट किया और 2023 से अपना सिलेबस करना शुरू किया। तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी उस चीज में, तो वो मैंने प्रेशर फील किया एक टाइम का। तो इसलिए मुझे ये था कि ये चीजें करनी पड़ेंगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और हो सकता है वो अपने अपने माइंड की कैपेसिटी होती हो। बट मुझे लगता था अगर मैंने थोड़ा भी टाइम इधर उधर दिया या फिर और चीजें की तो शायद मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मुझे टेंशन होती थी। लाइक किसी दिन कहीं मजबूरी में भी जाना पड़ रहा है तो मेंटली मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता था कि लोग बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। पढ़ रहे हैं, बेशक मेरा सारा सिलेबस हो गया था, बट मुझे था कि रिविजन करती जाऊं, कोई मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो प्रेशर था। इसलिए अभी सब लोग ऐसे लग सकता है कि कुछ और एक्टिविटी करनी चाहिए, बट मेरा था कि मैं नहीं कर पाती थी और एक्टिविटी। मुझे मतलब प्रेशर फील होने लगता जैसे था। घर के कामों में कितना इन्वॉल्वमेंट था? तो लड़कियों का होता है मम्मी के साथ हेल्प कराना खाने बनाने में, और भी घर के काम होते हैं थोड़े बहुत, ये सब आप करते थे? फिर मम्मी ने बोला कहता नहीं बेटा आप पढ़ाई करो? सर 2023 में तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि हाँ ठीक है पढ़ पा रहे हैं, बट एक अलग डिस्ट्रैक्शन आता है कि रिलेटिव्स बोलने लगते हैं कि अच्छा पढ़ रहे हैं अभी तक। तो बस वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन था, काम का कुछ नहीं था। काम का ऐसे कि हाँ ठीक है तुम पढ़ो पढ़ो, घर की तरफ से थोड़ा उस बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा उस चीज में। और थोड़ा उस टाइम में कर लेती थी कुछ चीजें, लाइक थोड़ा डस्टिंग कर ली 1-8 घंटा ऐसे करके, बट खाना वगैरह बनाना ऐसा कुछ नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। बट एक चीज और मैं यहाँ पे पूछूंगा, ये लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब हमारी सोसाइटी का अभी भी ऐसा है कि जैसे आपने बीटेक भी कर लिया और आप एज भी आपकी हो गई, तो शादी का प्रेशर घर वालों की तरफ से, या फिर ऐसा बोलना कि पढ़ाई अभी आप मतलब शादी के बाद करते रहना पढ़ाई। जी सर, ये प्रेशर मुझे लगता है हर किसी के लिए एक एज में होता है, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा थोड़ा लेट हो गया था प्रिपरेशन वगैरह में, तो शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना नहीं ज्यादा किसी चीज के लिए टोक रहे हों, लेकिन अदर साइड से और सोसाइटी से और रिलेटिव्स की तरफ से वो प्रेशर बार बार बनता है, तब तुम्हारे तक होके आता है वो तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू। तो जो भी चीजें हैं हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं बीइंग अ गर्ल, क्योंकि मुझे पर्सनली भी बहुत लोग के मैसेज आते हैं, ये बात होती है कि अभी हमें लास्ट बार टाइम मिला है पढ़ने का, अभी क्या करें, या फिर अब नहीं मिल रहा है, अब शादी का प्रेशर आ रहा है। मेरा भी वो फेज रहा है जहां मैंने वो प्रेशर फील किया है। अभी जब मैंने बताया कि 2023 वाला भी मैंने दिया, तो उस टाइम मैंने प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया था कि शायद मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे मिल नहीं पाएगा, और कभी कोई रिलेटिव घर पे आ रहा है तो वो टोक दे रहा है, तो वो चीज का प्रेशर मैंने इतना ज्यादा ले लिया था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाई। तो जब मेरा 23 के एग्जाम के बाद मुझे लगा कि नहीं हो पाया, और एक बार को मुझे लगा कि शायद अब मुझे भी टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करके अपने पेरेंट्स से बात की और उन्हें कन्विंस किया कि मुझे एक और अटेम्प्ट मिलेगा तो मैं इस बार क्लियर कर लूंगी। तो लकीली मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए और मैंने वो चीज की एक पीरियड तक। लेकिन बार बार जो बाहर वाले लोग तुम्हें परेशान करते हैं या पेरेंट्स को बोलते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और सभी गर्ल्स के लिए मैंने ऐसा रीजन देखा है कि ये शादी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मेरा यही मानना है कि और लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें अपने कन्विंस में लेना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, रादर देन सोसाइटी का कॉन्फिडेंस उन पर ज्यादा हो। ये तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस रखो और लाइफ में उतना सीरियस रहो कि
तुम उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ज्यादा ले पाओ। ओके और ओके, आप जैसे ये सारी चीजें जब आपके घर में हो रही थी, राइट, कि आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार 12-12 15-15 घंटे, और आपके ऊपर एक शादी का प्रेशर भी है, और कोई चीज मतलब सफलता मिलती नहीं दिख रही, जैसे 2022 में नहीं हुआ, 23 में भी नहीं हुआ, बीटेक ऑलरेडी आप कर चुके हो, और जब 15 घंटे आप पढ़ते थे तो कभी ऐसा अकेला फील हुआ, कभी रोना है आपको पढ़ाई करते टाइम कि मतलब क्या हो रहा है, हमारे से क्यों नहीं हो पा रहा है, फिर जो भी थॉट्स एक आते हैं ना एक्सपेरिमेंट जब तैयारी कर रहा होता है, तो ऐसा कुछ हुआ? कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करा आपने? मोटिवेशन कहाँ से आया? जी सर, वो मुझे लगता है हर किसी को एक टाइम पे लगने लगता है कि मेरी चीजें नहीं हो रही हैं या मुझसे नहीं हो पाएगा, बट एक टर्म होता है कंसिस्टेंसी। और अगर तुम डिटरमाइंड हो तुम्हें ये चीज करनी है तो वो तुम्हें एकदम मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरे पास मोटिवेशन के लिए सच कुछ नहीं था कि हाँ, मैं ये जरूर देखती थी कि इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू में देखती थी मोस्टली। ये मेरा रहा है कि अगर मुझे मोटिवेट होना है तो मैं लोगों के पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखूंगी, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा सेलेक्ट हो रहे हैं, तुम्हारा भी हो जाएगा, टाइम लग रहा है। बट अदर चीजें करना मोटिवेशन के लिए या फिर ब्रेक लेना, वो चीज मैंने नहीं की है। ओके, तो अभी जो गर्ल्स आपको देख रही हैं और वो भी इस सिचुएशन में है, तो क्या अभी उनको मैसेज दोगे आप? मेरा सबको यही कहना रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए क्लियरली, किसी भी टॉपिक पे होता है आई थिंक। तो समाज क्या कहता है, चार लोग क्या कहते हैं, वो कभी मैटर नहीं करता है। जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो ना लाइफ में, वो चीजें मैटर ही नहीं करती हैं कि चार लोगों ने क्या कहा। उन चार लोगों के घर पे खुद की बहुत बसर मची होती है। तो आप अपने पेरेंट्स से खुद बात कीजिए, बहुत कन्विंसिंग वे में कीजिए कि आप कर लेंगे इस चीज को या कर रहे हैं, और वो भी आपकी मेहनत देखते होंगे। आप अपनी लाइफ में इतने रिस्पॉन्सिबल होइए कि आप एक राइट डिसीजन ले पाए। एक होता है कि हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं रैंडमली, बट एक होता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक विजन सोच के एक राइट डिसीजन ले पा रहे हैं। तो आप कोई भी बात अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर कीजिए। कुछ भी ऐसा, वही हेल्प करेंगे इन चीजों में कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको पढ़ाई करनी है या और भी चीजें हैं। मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट आया था इस चीज में। जब ये सब चीजें, ये प्रेशर आता है आउट ऑफ प्रेशर, तो मैंने डायरेक्टली बात की है और उनकी तरफ से डायरेक्टली वो सपोर्ट रहा है। तब मुझे लगा कि बातें की जा सकती हैं, और जो भी तुम चाहते हो, एवरीथिंग यू वांट्स इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। तो ये कोट अपना पढ़ के तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी लाइफ में, बट आप कोशिश कीजिए। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को समझें कि हो जाएगा। अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर आप उनकी सीरियसनेस देख रहे हैं, तो जरूर हो जाएगा। ओके, ग्रेट। अभी ना हम थोड़ा आपकी स्ट्रेटजी और जानते हैं, ताकि 2026 वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको हेल्प हो पाए, क्योंकि एक मोटो बच्चों का ये टॉपर्स इंटरव्यू देखने के भी होता है कि ये दीदी या भैया जो सिलेक्टेड है वो हमें ऐसी कुछ चीजें बता देंगे जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी हमारे आने वाली तैयारी में। तो अब सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी और एसएससी में इंग्लिश अच्छा पूछा जाता है, जी जी। तो इंग्लिश की जर्नी आप बताओ कैसे थी? शुरुआत में कितने मार्क्स आ रहे थे इंग्लिश में, फिर कैसे आपने इम्प्रूव करी और क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? जी सर, इंग्लिश में जैसे मैंने पहला मॉक दिया तो मैंने देखा जो इंग्लिश हम जानते हैं थोड़ा उससे डिफरेंट है। आप देखेंगे एसएससी का सिलेबस ही एक पर्टिकुलर, एक डिफरेंट वे में थोड़ा। तो आपको अगर एसएससी का या फिर किसी भी चीज का एग्जाम करना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एग्जाम, बट आपको कोई भी एग्जाम करना है तो आप उसका एक बार सिलेबस देखेंगे ना, वो किस वे में जा रहा है। और ज्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो सेम चीजें रहती हैं कि ऐसे। तो जब मैंने दिया तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, आई थिंक 30 के अराउंड थे 50 से। बट जैसे चीजें पढ़ना शुरू किया कि अच्छा ये वॉल्यूम 1 बुक आती है, पहले मैंने उससे ही किया। उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कौन टीचर पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जैसे अमन सर, रानी मैम, इन सब का ऐसे देखना। बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो ऐसे टॉपिक वाइज पहले पढ़ना पर्टिकुलर ऐसे। उसके बाद वो कैब के लिए भी टीचर्स अपना डालते हैं, बेस्ट वो कैब करके ऐसे। तो मैंने भी रानी मैम का भी डला हुआ था और टीचर का भी, अमन सर भी थोड़ा और वर्ड्स के थ्रू पढ़ाते थे। और जैसे पीडीएफ आई हैं और मुझे लग रहा है कि ये वर्ड मुझे तभी याद हो गए थे और ये मुझे अभी नहीं याद हुए हैं, तो मैंने उन चीजों के नोट्स बनाए हैं। जैसे एडवर्ब भी पूरा पढ़ा, तो उसमें पॉइंट में एक पेज में मेरे एडवर्ब के नोट्स खत्म हो जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से 2-3 पेज या पूरी कॉपी कभी नहीं बनाई है। मेरे इंग्लिश में एक पेज के नोट्स हैं, ऐसे यूट्यूब के थ्रू ही मैंने वो किया है। उसके बाद इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्विज, मेरा जो फोकस रहता है वो मॉक और
क्विज और प्रीवियस ईयर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहता है। अभी भी आप जब मॉक की बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक बार बताऊंगी मेरा क्या रहा। बट जैसे क्विज किए तो मैं इंग्लिश के डेली क्विज कर रही हूँ प्रीवियस ईयर, तो उसमें से मुझे लग रहा है अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो मैंने नोट किया कि अच्छा ये टॉपिक का मुझे नहीं आता है, तो नेक्स्ट डे मैं वही टॉपिक करूंगी उठ के कि अच्छा मुझे इस टॉपिक का नहीं आता है। ऐसे मैंने पूरा इंग्लिश और वोकैब का एक पर्टिकुलर टाइम रख लिया। ऐसे नहीं कि आज मैंने इंग्लिश पढ़ी है तो आज मैं वोकैब नहीं पढ़ूंगी, नहीं, मैंने अपना बुक ली है जिससे भी आप पढ़ना चाहें। कोई वोकैबुलरी की अलग बुक आती है या ब्लैक बुक, जो भी आप पढ़ते हैं आपने पढ़ा। और मैंने कभी भी थोड़ा कंटेंट नहीं पढ़ा है दिन में, मैंने हमेशा ज़्यादा पढ़ा है कि अगर मैं वोकैब भी पढ़ रही हूँ तो मैंने 500 से 700 किए हैं एक दिन में, चाहे वो एंटो हो या फिर वन वर्ड हो, कुछ भी, वो टारगेट मेरे उसी तरह से सेट रहते थे। उसमें से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, मैंने पहली बार में कभी उसे परमानेंट हाईलाइट नहीं किया, पेंसिल से टिक। नेक्स्ट डे उनमें से मुझे कुछ चीजें याद हो जा रही हैं, फिर मैं कुछ नई भी चीजें याद कर रही हूँ। पहले दिन का रिवीजन, फिर नेक्स्ट डे का, फिर मुझे लग रहा है ये याद हो गए थे तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगी। जो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी नहीं याद हुए तब मैं उन्हें हाईलाइट करूंगी। ओके जैसे अगर मैं आपके सिलेक्शन की कुछ ऐसी चीजें जानना चाहूँ, जैसे नंबर ऑफ थिंग्स जो आपने हटके करी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, ऐसे कुछ है कि आप बताना चाहो बच्चों को? जी सर, जैसे मैंने बहुत लोगों का शेड्यूल देखा है या फिर जो भी उनकी टाइमिंग्स रहती हैं, मेरा एक पर्टिकुलर रहा है कि 5 to 11 कि 5 बजे अपना उठ गए, उसके बाद उठते ही टारगेट लिखना। जो मैंने इस वाले अपने जो मेरा 2024 का अटेम्प्ट रहा है उसमें मैंने नोटिस किया है कि जो मेरी पहली कमी रही थी उनमें कैसे मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। तो सबसे पहले मुझे सबको ये बोलना है कि अपना सिलेबस कवर कीजिए, जितना भी टाइम लग रहा है शांति से कीजिए। अगर आप कहीं सुनते हैं 1-2 महीने में सिलेबस हो गया, उसके बाद 1 महीना मॉक टेस्ट दे दी और एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप पहले सिलेबस कीजिए, वो जितना भी टाइम ले रहा है। उसके बाद आप जब शुरू करेंगे ना अपनी रिवीजन जर्नी, तो अगर आप सीरियस हैं, आप सुबह उठते ही वही करेंगे, पूरा दिन आपका ध्यान ही वहीं रहेगा। तो 5 बजे से उठें, अपना टारगेट लिखना बहुत जरूरी है, आप दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक दिन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप टाइम वाइज लिखिए, आप सिर्फ लिखिए कि आप आज जीएस में ये टॉपिक पढ़ेंगे, इंग्लिश में ये, मैथ्स में ये, और अपना रीजनिंग में ये चीज करेंगे। फिर पूरा उसे लिखने के बाद आप सबसे पहले, मैंने क्विज, जैसे प्रीवियस ईयर क्विज जीके के चल रहे हैं मेरे, कि कुछ भी चीज छूट ना जाए पीछे, तो वो रिवीजन करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी, मॉक। आपका अगर सिलेबस हो गया है, नहीं हुआ है, डजेंट मैटर। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ है तो हमने मॉक नहीं स्टार्ट किए हैं। नहीं, आप मॉक स्टार्ट करिए। आप जितना सिलेबस से सीख रहे होंगे उतना ही आप मॉक से सीख रहे होंगे, प्लस जितना भी वो एग्जाम फियर आता है, लोग गड़बड़ करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है एक अटेम्प्ट में कि नहीं, एग्जाम प्रेशर में मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां से शुरू कीजिए। मॉक कर रहे हैं, डेली ही देना है, वो 9 बजे डेली उठ के मॉक देना है। तो मैं मॉक पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो और आपने बहुत सारे मॉक और क्विजेस लगाए, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट मॉक? क्या मतलब किस तरीके से करना चाहिए, उसका एनालिसिस कैसे करें, वो थोड़ा बताओ आप एकदम एग्जाम वाली फील लीजिए मॉक करते टाइम कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा हमेशा रहा है पहले रीजनिंग, उसके बाद जीएस, उसके बाद इंग्लिश, लास्ट में मैथ। हमेशा मेरा ये चीज रहा है फॉलो करते हुए। तो वो कंप्लीट करने के बाद मॉक में आप देखेंगे फिर कि आपके परसेंटाइल कितना बन रहा है। फिर आप देखेंगे कि परसेंटाइल बहुत ज्यादा कम है तो बहुत दिक्कत की बात है, अगर सही है तो ठीक है, आप अपने मार्क्स देखिए। आप फिर देखेंगे कहाँ गलती, सब्जेक्ट वाइज जो आपने तुक्के में भी सही कर दिए ना, रीजनिंग में लाइक आपको उस टाइम नहीं आ रहा था लेकिन वो तुक्के में सही कर दिया, नहीं, आप उस चीज को लिखिए कि ये ऐसे ऐसे होगा, जो उसका सही वे है उस टाइम, बेशक वो तुक्के में सही हो गया। अपने आप से ईमानदार रहना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना पूरा जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क्स वो मॉक के मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपकी ऑनेस्टी मैटर करती है। शायद आप देख के खुश हो जाएंगे, वाओ मेरे मार्क्स अच्छे आए इस मॉक में, मैंने वहां पे तुक्का मारा था, बट आप उन मार्क्स को भी कट कर लीजिए। जब आप वो मार्क्स देख रहे हैं तो आप वो पॉइंट लिख लेंगे कि हर बार मेरा ये गलत हो रहा है, स्ट्रीम वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप वो चीज पढ़ेंगे। वो कैब आपको कोई अजीब मिली है, आपको नहीं याद, आप वो नोट कीजिए, तो वो कैब आपको फिर रिवीजन में रहेगी। जीएस में आपने देखा नए क्वेश्चंस हैं कि आपको ये वाला नहीं याद, बेशक आप प्रीवियस ईयर क्विज कर रहे हैं, नए कर रहे हैं, आप जीएस का वो क्वेश्चन लिखिए,
लास्ट में आप उसको बस ऐसे नहीं कि पूरा ही पढ़ना है, लेकिन आपको याद रहेगा। पहले आप जैसे उसे देखते जाएं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन ये ठीक कैसे हो गया, अच्छा तुक्के से आप ऐसे, थर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता इन चीजों में। मैंने देखा है लोग कहते हैं 2.5-3 घंटा लगते हैं एनालिसिस में, इतना नहीं लगता है। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको वो सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ लेना है, लेकिन ऑनेस्ट रहना है, मौका देते टाइम भी। ओके एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, बच्चे शुरुआत जब कर रहे होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो एक स्ट्रगल होता है उनके सामने कि वो चारों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करके चले। डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर जो वीक सब्जेक्ट उस पर ज्यादा फोकस करें, या फिर पहले मैथ खत्म कर लें फिर जीके जीएस करें। थोड़ा इसके बारे में बताओ कि क्या तरीका होना चाहिए इसे। वैसे तो सबकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन बेस्ट वे अगर मैं एनालाइज करके बताऊं तो यही रहता है कि आप चारों सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अदरवाइज ऐसा फील होने लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरे में नहीं जा पा रहे हैं। आप जब भी सिलेबस करना शुरू करें, आप चारों सब्जेक्ट को टाइम देके चलें, मेरा हमेशा यही मानना रहेगा। डेली 2-2 घंटे या फिर अपने हिसाब हाँ। से टाइम डिवाइड करके डेली आपको जैसे चारों स्कूल सब्जेक्ट। में आप प्रॉपर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं, तो आप वहां भी अगर सिलेबस कर रहे हैं तो आप एक बना के चलिए अपना कि मुझे किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ओके मैथ के बारे में थोड़ा और बता दो फटाफट कि मैथ को किस तरीके से बच्चे करें। मैथ्स का वही पहले सिलेबस, उसके बाद सब प्रीवियस ईयर और क्विज और प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स बने हुए हैं। और मैथ्स में फिर आप न्यू मॉक दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक के आते नहीं है। बट सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट है मैथ्स में वो है कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो बोलते हैं एग्जाम में मैं 4 दूनी 6 लिख रहा था। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है जो मैथ्स में हम लोग एग्जाम में करते हैं, वो इसलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस। उसके लिए सबसे बेस्ट वे है, ऐसा नहीं है आपने रोज गुना भाग वाले सवाल करने हैं, आप टेबल लिखिए। मैंने तो 100 तक लिखे हुए थे, ठीक है आप 50 तक कर लीजिए। 100 तक लिखे हुए थे जस्ट, लेकिन मैंने 30 तक ऐसे टेबल याद किए हैं। उसके बाद जो ओड नंबर के होते हैं 50 तक वो किए हैं, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने स्क्वायर 100 तक लिखे हुए थे, स्क्वायर 100 तक ऐसे मैंने लिखे भी हुए थे, याद भी थे, क्यों मुझे 30 तक याद थे। उसके बाद वही फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली चीज है, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये चीजें आप अपनी 2 या 3 शीट बनाइए, ज्यादा नहीं कि आप उनको पढ़ ही जा रहे हैं। सुबह उठते ही जैसे आपने कि कुछ रिचुअल है डेली करना है, वो चीज आपने डेली करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं स्क्वायर देख ले रहा हूँ, क्यूब देख ले रहा हूँ, और ऐसा नहीं है टेबल एक दिन में 1 से 30 तक करने, नहीं, आप 1 से 10 तक सबको याद होते हैं। उसके बाद आज मुझे 12, 13, 14 का टेबल याद करना है, नेक्स्ट डे मुझे वो रिवाइज करना है। बेशक आप न्यू टेबल नहीं याद करें, नेक्स्ट डे वो रिवाइज कीजिए। बट ये टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड परसेंटेज टू फ्रिक्शन, ये चीजें आप डेली आपको करनी है। यही आपकी सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी करेंगे और कॉन्फिडेंस लाएंगे। आप फिर वो 4 दूनी 6 कभी नहीं करेंगे एग्जाम में, मिस्टेक कम होंगे, फिर बहुत ही ज्यादा कम होंगे। ये मैंने चीज इसी अटेम्प्ट में नोटिस किया है। इस अटेम्प्ट में मैंने बेसिकली सारी वीकनेस पे ही वर्क किया है, तो ये वही फैक्टर है। ओके फोकस नहीं हो पाते बच्चे और डिस्ट्रैक्शन बना रहता है उनके तैयारी के टाइम पे, क्योंकि अभी वो डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, फोन से या टैब से अपने पढ़ते हैं, उसी पे सारी चीज, सोशल मीडिया भी उसी पे है, सबको तो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपका सोशल मीडिया का कैसे मैनेजमेंट था, कैसे आप इन चीजों से बचते थे? यूट्यूब होना चाहिए फोन में, बट उसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैंने इतना उसमें एसएससी रिलेटेड चीजें सर्च की हैं कि अगर मैं खोल भी रही हूँ तो मेरे यूट्यूब फीड में सिर्फ एसएससी रिलेटेड चीजें आएंगी। लाइक अगर मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए कभी कभी कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं जैसे इंटरव्यू देखती हूँ तो इंटरव्यू ही सजेस्ट करेगा। उसके अलावा सिर्फ टीचर्स की वीडियो आनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं। इंस्टा फोन में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं क्रोम में खोल के बैठे और कह रहे मेरे फोन में इंस्टा नहीं है, तो इंस्टा होना ही नहीं चाहिए। फेसबुक तो वैसे भी आजकल कोई नहीं यूज करता, फिर भी नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट मत रहिए, आप जितने कम लोगों से कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। कि ठीक है तुम्हारे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बट विद टाइम आप छोड़िए थोड़ा टाइम के लिए। वो कहते हैं ना गायब होना जरूरी है क्या, तो थोड़े टाइम के लिए हो जाइए, अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए ये जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट मत रहिए। तो ये व्हाट्सएप वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, स्टडी व्लॉग्स। ये बहुत ही ज्यादा मेरी तरफ से बिग नो वाली चीज है। जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है उनका अदर रीजन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, बट वो किसी भी वे में बेनिफिटेड नहीं होगा। तो जो भी स्टडी व्लॉग्स वाली चीजें होती हैं,
तो वो नहीं करनी चाहिए कि हम उठे हैं कैमरा खोल के बैठ गए हैं और उठ भी रहे हैं कैमरा खोल के ही उठ रहे हैं, कैमरा पहले होने फिर उन्हें फिर कैमरा लगा दिया, फिर लेटे, फिर उठ रहे। तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चीजें। तो स्टडी व्लॉग्स वाला डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अपना यूट्यूब फीड सही कीजिए, सिर्फ उस पे एसएससी रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए और जितना भी बीच में कंट्रोवर्सी या कुछ भी होता रहता है कोशिश कीजिए वो वीडियोस ना देखी जाए। मजा बहुत आता है सब, मजा बहुत आता है, टाइम भी बहुत जाता है और हमेशा पढ़ते टाइम ध्यान रहे कि आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई और पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है, फिर बाद में ये नहीं कहना सीट किसी और को चली गई, जो पढ़ रहा है उसको जानी भी चाहिए वाली सिचुएशन हो जाता है। फिर एक चीज और में, जैसे बच्चे बहुत ये फील करते हैं कंपटीशन को लेके कि उनके मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो सोचते रहते हैं कि यार मतलब लाखों फॉर्म डाले हैं, हमारे तो मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, मन में ये रहता है डर कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उसको कैसे ओवरकम करते थे आप? मतलब आपको भी लगता हो कभी कभी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या होगा, ये सारी चीजें? ये प्रेशर हमेशा रहता है और कभी मॉक में कम आ गए, आप देखोगे इतना हाई कंपटीशन है और सबके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं विद टाइम। जैसे पता नहीं क्या कि जैसे मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। पहले 390 में से 300 मार्क्स बहुत ज्यादा लगते होंगे, आज के टाइम में कुछ नहीं है, आप 360 370 ला रहे हैं मॉक में, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। आप मॉक्स के मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए एक चीज कर सकते हैं, आज आपने कोई मॉक दिया है, आपके जितने मार्क्स आए आप टारगेट रखिए कल को मेरे इससे ज्यादा आए, बेशक 5 मार्क्स ज्यादा आए, ऐसे नहीं तुरंत 10 मार्क्स ज्यादा आ गए, 20 मार्क्स ज्यादा आ गए, बेशक आपके 3 या 4 या 5 मार्क्स आ रहे हैं या एक ही क्वेश्चन सही हो रहा है कल के कंपैरिजन में, आप वो चीज कीजिए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये मैंने किया है कि अपने मार्क्स आज लिखे, मेरा टारगेट है कल मुझे इससे ज्यादा एक क्वेश्चन और सही करना, एक ही दिन में मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करने देना, कहीं जाके मुझे रोज नहीं बोलना है कि मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे मैं क्या करूं। तो उस चीज से बचना और देखना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम्हें वो चीज मेहनत करते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, लास्ट में आप कुछ छूट रहा हो इस इंटरव्यू में, मैं पूछना भूल गया हूँ, या फिर आप कुछ और बताना चाहते हो, तो लास्ट में क्या मैसेज होंगे जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, या फिर जो लड़के आपको देख रहे हैं, क्या बोलोगे लास्ट में आप? लास्ट में मेरा इतना ही कहना है कि आप पूरी जर्नी में एक तो ऑनेस्ट रहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, वो घर वाले मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें पढ़ती मिलूं, बाद में फोन चला रहे हैं, तो एक तो वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट एक सुप्रीम पावर या जो भी आप मानते हैं वो होता है और वो रिजल्ट देता है आपके ऑनेस्टी के और आपके मेहनत के बेस पे, तो एक तो वो चीज बनी रहनी चाहिए। दूसरा मोटिवेशन चाहिए जैसा कुछ नहीं होता है, आप एकदम डेडिकेटेड रहिए कि ये चीज मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगी पर्टिकुलर यही जॉब अच्छी होती है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे यूपीएसआई, रेलवे, कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, कोई भी कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर जॉब के बारे में नहीं कहूंगी कि जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी है, लेकिन जॉब के बाद लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप उस चीज पे फोकस्ड रहिए कि जॉब के बाद लाइफ बहुत अच्छी है, तो मुझे ये चीज अचीव करनी है। आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं और बाहर लोगों से मिलते हैं, लाइफ का एक एक्सपोजर मिलता है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, तो आप उस चीज को मेंटेन रखिए। दूसरा, किसी भी आउटर प्रेशर से खुद को परेशान नहीं करना है, कोई भी बात किसी को भी परेशान कर रही है, स्पेशली गर्ल्स को, कोई भी प्रेशर आउटर, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप कहीं आना जाना बंद कीजिए, जितने लोगों में आप जाएंगे आप वो प्रेशर बार बार फील करते हैं, आज आप इस रिलेटिव के यहाँ गए, कोई ना कोई टोक ही देगा आपको, या तो बॉय हो आप तो आपको बोलेंगे इतने टाइम से तैयारी कर रहा है अब तक नहीं हुआ है, वो नेगेटिविटी माइंड में सेट हो जाती है। अब गर्ल हैं, आप कहीं गए तो अच्छा शादी की एज नहीं हुई, तो घर आके आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका माइंड ही वहीं रहेगा कि उसने मुझे ये बात बोली, तो आप कहीं आइए जाइए मत, ऐसे लोग जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप फोकस्ड रहिए और अपनी प्रिपरेशन में एकदम कंसिस्टेंट रहिए, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं, और सिलेक्शन लेके ही रुकिए, बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप साथियों, रचना जी की जर्नी से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, और बहुत सी चीजें उन्होंने बताई, ये पर्सनल चीजें इसलिए बताई ताकि उन जैसी लड़कियां जो जिस एज में वो तैयारी कर रहे थे, वैसे जो तैयारी कर रही है, उनको मोटिवेशन मिल पाए, एक होप मिल पाए कि नहीं हमारे जैसी भी थी और आज ऑफिसर बन के आप सभी लोग के सामने बैठी है। तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करते रहिए, जैसा कि रचना जी ने बोला कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, गैप नहीं करना है, गैप करते ही आपके आगे लाखों छात्र निकल जाएंगे। तो आपको लगातार तैयारी करनी है और जल्द से जल्द आपको भी सिलेक्शन लेके एसएससी फैक्ट्री पर आके अपनी जर्नी सब लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।